हेलो एवरीवन। इस अप्रोच को देने वाले ऑथर भी वही हैं जिन्होंने पिछली अप्रोच दी थी, मतलब कि दिस थ्योरी इज गिवन बाय डुरैंट। ये अप्रोच पिछली जो हमने नेट इनकम अप्रोच पढ़ी है उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट है, बिल्कुल ही अलग राह पर चलती है ये अप्रोच। इसके अंदर ये माना गया है कि अगर एक कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस लेकर आती है तो इसका मार्केट वैल्यू के ऊपर कोई भी फर्क नहीं आएगा। मतलब डेट को बढ़ा दिया जाए, कम कर दिया जाए, इसका लेना देना नहीं है मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म के साथ। इसके बाद इसके अंदर ये भी बोला गया है कि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है एक कंपनी की, वह रहती है कांस्टेंट, मतलब वह बदलती नहीं है मेथड ऑफ फाइनेंसिंग के बदलने के साथ। मतलब मेथड्स बदलते जाएंगे, मिक्स बदलता जाएगा, बट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं बदलेगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस अप्रोच के क्या फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स का मतलब होता है आधार, जिसके बेस पर ये अप्रोच टिकी हुई है। तो सबसे पहला फैक्ट जो इस अप्रोच का है वह ये है कि यहाँ पर लेवरेज का कोई भी लेना देना नहीं है। अगर जो लेवरेज है वह बढ़ती है या कम होती है, उससे कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वह चेंज नहीं होती। उसके साथ ही जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है उसका इंडिपेंडेंस है डिग्री ऑफ लीवरेज के साथ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है जो कि लेवरेज के चेंज होने से आगे पीछे नहीं होता। यहाँ से हमें ये समझ आता है कि ये जो अप्रोच है ये है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म इज इररेलेवेंट। इररेलेवेंट का मतलब कि उसका कोई भी असर नहीं आता है। तो आइए अब देखते हैं कि इस अप्रोच के अंदर क्या असम्पशंस हैं। सबसे पहली असम्पशन जो इस अप्रोच के अंदर ली गई है वह ये है कि जो कंपनी है अगर उसकी वैल्यू निकालनी होगी तो मार्केट जो है वो कैपिटलाइज करती है फर्म की वैल्यू एज अ होल, मतलब इन टोटलिटी। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कैपिटलाइजेशन रेट, जिसे कि KO बोला जाता है, वह कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर ये माना गया है कि चाहे डिग्री ऑफ लीवरेज जितना मर्जी आगे पीछे होता रहे, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट जो फर्म का होगा वह कांस्टेंट रहेगा। और उसे निकालने के लिए, मतलब वैल्यू ऑफ द फर्म को निकालने के लिए एबिट को डिवाइड किया जाएगा KO के साथ, मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ। दूसरी अजम्पशन जो यहाँ पर ली गई है वह ये है कि जो बिजनेस रिस्क है वह हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, चाहे डेट और इक्विटी का मिक्स किसी भी लेवल पर चला जाए। यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा है एवरी, मतलब कोई भी लेवल हो डेट और इक्विटी का, बिजनेस रिस्क सेम ही रहने वाला है। इसके बाद अगली अजम्पशन ये है कि कोई भी कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं लगाए जाते हैं सरकार के द्वारा। इस अप्रोच के अंदर रेजिडुअल वैल्यू ऑफ इक्विटी का कंसेप्ट फॉलो किया जाता है। मतलब अब हम देखते हैं कि रेजिडुअल वैल्यू ऑफ इक्विटी किस प्रकार से निकाली जाती है। तो जो रेजिडुअल वैल्यू होगी इक्विटी की, उसे निकालने के लिए कंपनी क्या करेगी, वो करेगी डिडक्ट टोटल वैल्यू ऑफ डेट है, जिसको B से डिनोट किया जाता है, उसे माइनस कर दिया जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ फर्म के साथ। कहने का मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला हमारे पास जो निकल कर आया कि वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए जो टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म है उसमें से माइनस कर दी जाएगी वैल्यू ऑफ द डेट। तो यहाँ पर जो हमारी इक्विटी की वैल्यू है, रेजिडुअल मतलब बची हुई वैल्यू, टोटल में से जब डेट को माइनस करेंगे जो बचेगा वह होगा इक्विटी की वैल्यू। एक तो इसमें ये फैक्ट है। उसके बाद इसमें ये माना गया है कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वह भी बदलती जाती है। अब हम दूसरा कंसेप्ट भी देखते हैं जो कि है चेंजेस का। किसके चेंजेस हैं? चेंजेस हैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी के। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी के चेंजेस को समझने के लिए हमें जानना होगा कि इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट जो है वह इंक्रीज करता जाएगा डिग्री ऑफ लेवरेज के साथ। अगर डेट को बढ़ाया जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर में तो वह बड़ा ही रेलेवेंट होगा इक्विटी शेयर्स के लिए, जिस वजह से उन्हें ये फील होगा कि हमारा फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रहा है, हमारी देनदारी
जो कि डेटर्स की तरफ है वह हमेशा ही खड़ी है, जो हमारे लिए एक रिस्क है। तो इस रिस्क को कंपनसेट करने के लिए वह चाहेंगे कि उन्हें हायर रेट ऑफ रिटर्न दी जाए उनकी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। इसी वजह से जो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट होगा वह बढ़ाया जाएगा ताकि मैच कर सके डेट इक्विटी रेशो के साथ। अब हमने डिस्कस कर लिया है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है। अब बारी आ जाती है ये डिस्कस करने की कि एक फर्म के अंदर कॉस्ट ऑफ डेट को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो कॉस्ट ऑफ डेट को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, यानी दो प्रकार की कॉस्ट इसके साथ एसोसिएटेड है। एक है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दूसरी है हमारी यहाँ पर इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब ये दोनों क्या होती हैं, चलिए एक एक करके हम सीख लेते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि इररिस्पेक्टिव होगा डिग्री ऑफ लीवरेज के साथ। एक फर्म अगर बोरो करती है तो वह एक निर्धारित ब्याज दर पर बोरो किया जाता है, तो वह जो कॉस्ट हर समय इंटरेस्ट की देनी ही पड़ेगी उसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोला जाता है। दूसरी जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है इसे हिडन कॉस्ट भी बोला जाता है। ये कॉस्ट आती है इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ लीवरेज के कारण। अगर प्रोपोर्शन ऑफ डेट टू इक्विटी बढ़ती चली जाएगी, जिस वजह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बढ़ेगी, जिसका नतीजा क्या होगा कि डेट की जो कॉस्ट है वो इनडायरेक्ट वे से बढ़ गई, क्योंकि रियल कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा हुई। डेट आने की वजह से जो इन्वेस्टर्स थे, इक्विटी शेयर होल्डर्स थे, उन्हें रिस्क फील हुआ, तो जिस वजह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी ने कॉस्ट ऑफ डेट को बढ़ा दिया। अब हम देख लेते हैं कि लेवरेज का क्या रोल आया। हमने अभी देखा कि डेट के आने से इक्विटी शेयर होल्डर्स को घबराहट हो जाती है, रिस्क बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि जो लेवरेज है उसका और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आपस में गहरा रिश्ता है। तो यहाँ पर डायग्राम पे जरा गौर कीजिए। हमने यहाँ पर ली है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि है परसेंटेज में। ये है KE यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये है KO वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और तीसरी जो लाइन है वह है कॉस्ट ऑफ डेट की। अब यहाँ पर जरा गौर फरमाइए, जो हमने assumptions पढ़ी हैं उसमें हमने ये सीखा है कि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और कॉस्ट ऑफ डेट है वह चेंज नहीं होती लीवरेज के बढ़ने या कम होने से। इसी वजह से ये जो दो लाइंस हैं इनका गियरिंग मतलब लीवरेज के बढ़ने और कम होने पे कोई असर नहीं है, ये एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। बट जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें फाइनेंशियल रिस्क फील होता है, तो जैसे जैसे गियरिंग यानी लेवरेज जो है उसे बढ़ाया जाएगा, वैसे वैसे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा और उनकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वह बढ़ती चली जाएगी। चलिए अब हमने इस अप्रोच के बारे में काफी कुछ जान लिया है, फैक्ट्स, एजम्पशंस, कॉस्ट क्या क्या मतलब है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से डिटेल में देखते हैं कि इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो यहाँ पर हमने एक कंपनी की एग्जाम्पल ली है जिसका एबिट है 50,000 रुपए का। कंपनी डेट को यूज करती है, मतलब डिबेंचर्स हैं कंपनी के पास, और डिबेंचर्स हैं यहाँ पर 2 लाख रुपए के, जिनके ऊपर यहाँ पर देखिए 10%, ये कौन सी कॉस्ट हुई, ये हुई एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, वह है 10% की। और यहाँ पर जो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है, सॉरी जो ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट है वह है 12.5% का। अब हमने यहाँ पर नेट इनकम अप्रोच को यूज करते हुए एक फर्म की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब इसे कैलकुलेट करने से पहले आपको assumptions अच्छे से याद कर लेनी है। जैसे कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे एबिट। एबिट कितना है 50,000 का। अब assumption क्या थी कि जो फर्म है वो ओवरऑल कैपिटलाइज होती है, मतलब स्टार्टिंग में ही कैपिटलाइज हो जाती है, और क्वेश्चन के अंदर हमें इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 12.5% का दे रखा था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से फर्म जो है वो कैपिटलाइज होगी। सबसे पहले आप यहाँ पर ले लेंगे एबिट। एबिट जो है वह है आपका 50,000 रुपीज का। 50,000 को आपने डिवाइड करना है किसके साथ, 12.5% है, यानी डेसिमल मूव कर जाएगा और वह बन जाएगा 0.125, और इसे डिवाइड कीजिए, आपको जो आंसर मिलेगा वह आ जाएगा 4 लाख रुपए।
अब यहाँ पर हमने देखा कि वैल्यू ऑफ डेट हमें ऑलरेडी गिवन थी 2 लाख रुपए की। अब हमने यहाँ पर फैक्ट क्या पढ़ा था कि जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है वो रेजिडुअल होती है और वो कैसे निकलती है। यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला अच्छे से पढ़ा था कि जो भी वैल्यू होगी फर्म की उसमें से जो डेट की वैल्यू होगी उसको माइनस कर दिया जाएगा। मतलब 4 लाख में से 2 लाख को माइनस करेंगे तो हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी 2 लाख रुपए की। अब हम कैलकुलेट यहाँ पर करने वाले हैं इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट को। तो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट जिसे कि KE के साथ डिनोट किया जाता है, उसका फॉर्मूला है कि जो अर्निंग्स बच रही हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, उसको डिवाइड किया जाएगा टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ। तो अर्निंग्स कौन सी बचती हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए? जब हम एबिट में से डिबेंचर्स के इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे 10% वाले, मतलब उनका जो इंटरेस्ट है ब्याज बना 20,000 रुपए। एबिट था 50,000। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, एबिट में से इस डिबेंचर्स के इंटरेस्ट को माइनस कर दीजिए, वह आ जाएगा 30,000 रुपए। उसको डिवाइड कीजिए जो हमने रेजिडुअल वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाली थी, दैट इज 2 लाख रुपए। तो यहाँ पर हमारा इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट आ गया 0.15। अब हमने यहाँ पर एक और फैक्ट प्रूव करना है कि अगर डिबेंचर्स को बढ़ा दिया जाएगा तो मैंने आपको बोला था कि फाइनेंशियल रिस्क जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स महसूस करेंगे, जिस कारण से उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अब इसी पॉइंट को हम इस एग्जाम्पल की मदद से प्रूव कर लेते हैं। हमारी डेट 2 लाख की थी, हमने बढ़ा के कर दी 3 लाख। इसके अलावा हमने कुछ नहीं बदला। ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट पहले भी 12.5% था, उसे भी 12.5% ही रखा। चलिए देखते हैं कि क्या हमारी इक्विटी कैपिटलाइजेशन बदलती है जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है। इसको सॉल्व करने का तरीका तो होगा बिल्कुल वही। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एबिट हमें गिवन है 50,000 का वह ले लेंगे। फिर हम लेंगे ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट KO जो कि है 12.5%। अब निकालिए वैल्यू ऑफ द फर्म। कैसे कैलकुलेट होगी? जैसे पिछले में हमने कैलकुलेट किया था। हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 50,000 रुपीज और 50,000 रुपीज को हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ? 12.5% के साथ। जब हमने इतना काम कर लिया उसके बाद हमारे पास निकल कर आ जाएगी वैल्यू ऑफ द फर्म। वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगी हमारे पास 4 लाख रुपए। अब वैल्यू ऑफ डेट हमें ऑलरेडी गिवन है जो कि अब हो चुकी है 3 लाख रुपए। तो अब निकालिए वैल्यू ऑफ इक्विटी जो कि होगी रेजिडुअल। फॉर्मूला हम ऑलरेडी जान चुके हैं, V माइनस B। वह आ जाएगी 4 लाख में से 3 लाख माइनस करके 1 लाख रुपए। अब हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप जो कि है इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, जिसका सिंबल है KE। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट को कैलकुलेट करने के लिए हमें देखनी होगी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कितना पैसा अवेलेबल है। तो एबिट में से डिबेंचर्स के इंटरेस्ट को माइनस करना पड़ेगा। इसे हम डिवाइड करेंगे टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ जो कि हमने कैलकुलेट कर ली है। तो सारे फॉर्मूलाज में फिगर्स पुट करेंगे। 50,000 एबिट में से 30,000 का ब्याज देंगे और उसे 1 लाख के साथ डिवाइड कर देंगे। इक्विटी कैपिटलाइजेशन हमारे पास आ गई 0.20। अब यहाँ पर आपको फर्क साफ साफ दिख रहा है। जो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है वह बढ़ गया है, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ गई है, वह 0.20 हो गई है, जबकि पहले वह 1.15 थी। अब हम देख लेते हैं कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर इसका क्या असर आएगा। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है इसका सिंबल है KO। हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी लेना है, कॉस्ट ऑफ डेट लेना है सबसे पहले, जो कि इस क्वेश्चन में है 10%, मतलब 0.10। फिर आपने जो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है उसे टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म के साथ डिवाइड करना है। डेट है 3 लाख की और वैल्यू ऑफ द फर्म है 4 लाख। इसमें आपने ऐड कर देनी है कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो कि हमने निकाली अभी 0.20।
आगे हम क्या करेंगे, जो हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है, जो कि हमारी रेजिडुअल वैल्यू आई थी 1 लाख, उसे भी डिवाइड करेंगे टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म 4 लाख के साथ। तो यहाँ पर जब आप इस सारे को कैलकुलेट करेंगे और ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.125। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये तो बड़ा हुआ है, अगर कम होगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो फर्क आएगी। चलिए वह भी देख लेते हैं। तो जब हमारी एग्जाम्पल में डेट थी 2 लाख रुपए की, अगर हम उसके हिसाब से भी देखते हैं तो फॉर्मूला तो सेम ही है, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ यहाँ पर जो हमारी वैल्यू ऑफ डेट है वह 2 लाख आएगी और जो हमारी वैल्यू ऑफ इक्विटी थी एग्जाम्पल में वह आई थी 2 लाख रुपए। और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो भी आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 0.125 ही आएगी। इसका मतलब यहाँ पर हमारा पॉइंट प्रूव होता है कि देयर विल बी नो चेंज, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर। अगर आप लेवरेज को चाहे कम कर दें चाहे कर दें ज्यादा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वह नहीं बदलेगी। तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर में और जानेंगे MM हाइपोथेसिस के बारे में।